हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत लासा अर्थात एलसीएम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लासा का हिंदी में पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त्य है और एलसीएम का फुल फॉर्म या पूरा नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लासा को अंग्रेज़ी में एलसीएम कहते हैं और लघुत्तम समापवर्त्य को अंग्रेज़ी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। लासा लघुत्तम समापवर्त्य का संक्षिप्त नाम है, वैसे ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल का शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त नाम एलसीएम है। हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य को हम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। आप देख रहे हैं लघुत्तम समापवर्त्य के दोनों शब्द लघुत्तम और समापवर्त्य के रूप में हम ले सकते हैं, जिसमें लघुत्तम का अर्थ सबसे छोटा होता है और समापवर्त्य जिसे अंग्रेज़ी में कॉमन मल्टीपल कहते हैं, उसे हम हिंदी में संधि विच्छेद करके समधन अपवर्त्य के रूप में लिख सकते हैं। अपवर्त्य की अंग्रेज़ी मल्टीपल होती है। सम को हम समान के अर्थ में समझ सकते हैं, सम के लिए समान अर्थ है हिंदी में, और अपवर्त्य को हम गुणज भी कहते हैं। अब अपवर्त्य किसी संख्या का अपवर्त्य या गुणज क्या होता है, इसे हम समझ लें। यदि हम किसी संख्या में किसी पूर्ण संख्या या पूर्णांक से गुणा करते हैं तो उस स्थिति में हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही हम उस दी हुई संख्या का अपवर्त्य या गुणज कहते हैं। इस प्रकार आप को यह समझ लेना चाहिए कि समापवर्त्य का अर्थ समान अपवर्त्य से होता है। अब समान अपवर्त्य क्या होते हैं, इसे थोड़ा और आगे हम और अच्छी तरह से समझेंगे। अब यदि हम लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य के संक्षिप्त नाम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ समझें तो हम यह कह सकते हैं कि लासा या लघुत्तम समापवर्त्य का अर्थ सबसे छोटे समापवर्त्य से होता है, या हम कह सकते हैं सबसे छोटा समान अपवर्त्य जो होता है उससे होता है। लासा या लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषा यदि हम लिखते हैं तो उसे इस रूप में लिखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, वह संख्या दी गई संख्याओं का लासा कहलाती है, या उस संख्या को हम दी गई संख्याओं का लासा कहते हैं। तो यह आप अच्छी तरह से समझ लें कि जो दी गई संख्याएं होती हैं उनका पूरा भाग लासा में चला जाता है और लासा इस प्रकार की सबसे छोटी संख्या होती है। अब हम लासा ज्ञात करने की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण के रूप में 6 व 4 का लासा लेते हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहली विधि परिभाषा या शब्दार्थ पर आधारित विधि है, जिसमें हम पहले दी गई संख्याओं के अपवर्त्य ज्ञात करते हैं, उसके बाद समापवर्त्य ज्ञात करते हैं और फिर हम सबसे छोटे समापवर्त्य को ज्ञात करते हैं और वही दी गई संख्याओं का लासा या लघुत्तम समापवर्त्य होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें 6 और 4 का लासा ज्ञात करना है, इसलिए हम 6 और 4 के अपवर्त्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 के अपवर्त्य को लिखा है। आप देख रहे हैं 4 के अपवर्त्य के अंतर्गत 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48 को लिखा गया है। इन्हें हम कैसे प्राप्त करते हैं? हम 4 में यदि 1 से गुणा करें तो हमें 4 प्राप्त होता है, 4 में 2 से गुणा करें तो 8 प्राप्त होता है, 4 दूनी 8 होता है,
4 में 3 से गुणा करें तो 12 प्राप्त होता है। इसी तरह से 4 में 4 से गुणा करें तो 4 चौको 16 हमें प्राप्त होता है। 4 में 5 से गुणा करें तो हमें 20 प्राप्त होता है। इसी तरह से हम अगर पूर्णांकों से या पूर्ण संख्याओं से 4 में गुणा करते जाते हैं तो हमें कोई ना कोई संख्या प्राप्त होती चली जाती है, और इस प्रकार से उसे हम कॉमा लगा कर यहाँ पर लिखते जाते हैं। परंतु हम सारे अपवर्त्यों को, 4 के सारे अपवर्त्यों को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये अनंत होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कुछ ही अपवर्त्यों को लेकर लासा को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार 6 के अपवर्त्य भी लिखे गए हैं। 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18, 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24, और 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30। इसी प्रकार 6, 7, 8 से गुणा करके यहाँ पर 6 के अपवर्त्य लिखे गए हैं, और 6 के भी हमें अनंत अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ अपवर्त्यों को ही यहाँ पर लिखा गया है, आप देख रहे हैं। अब जब हम इस प्रकार 4 और 6 जिनका हमें लासा ज्ञात करना है, उनके अपवर्त्य जब लिख लेते हैं, तब इसके पश्चात हमें यह देखना होता है कि उन संख्याओं के अपवर्त्यों में कौन से ऐसे अपवर्त्य हैं जो दोनों में समान हैं। तो हम समान अपवर्त्यों को छांटते हैं, और जो समान अपवर्त्य होते हैं वही समापवर्त्य कहलाते हैं। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, समान अपवर्त्य जो होते हैं वही समापवर्त्य कहलाते हैं। यह आपको समझ लेना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 एक ऐसा अपवर्त्य है जो 4 का भी अपवर्त्य है, 6 का भी अपवर्त्य है। इसलिए 12 अपवर्त्य 4 और 6 के अपवर्त्यों में समान है, इसलिए यह समान अपवर्त्य है, अर्थात समापवर्त्य है। 4 और 6 का पहला समापवर्त्य जो है वह 12 है, उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है 4 और 6 के समापवर्त्यों की श्रेणी में। और इसके बाद दूसरा समापवर्त्य हम 24 को पाते हैं। आप देख रहे हैं कि 4 और 6 दोनों का अपवर्त्य है 24, इसीलिए हमने वहाँ 4 और 6 के समापवर्त्यों में उसे दूसरे नंबर पर लिखा है। यह दूसरा समापवर्त्य है 4 और 6 का। इसी प्रकार 4 और 6 का तीसरा समापवर्त्य 36 है, और 4 और 6 का चौथा समापवर्त्य 48 है, आप देख रहे हैं। इस प्रकार से 4 व 6 के समापवर्त्यों को हमने यहाँ पर कॉमा लगा करके लिख लिया है। यहाँ पर हमने 4 समापवर्त्य लिखे हैं, परंतु 4 और 6 के समापवर्त्य भी अनंत होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कुछ ही अपवर्त्यों को लिखकर लासा की परिभाषा को पर आधारित विधि को या लासा ज्ञात करने की इस विधि को समझते हैं। जब हमने 4 और 6 के सभी यहाँ पर दिए गए या लिखे गए समापवर्त्यों को लिख लिया, अब इसके पश्चात हम 4 और 6 के सबसे छोटे समापवर्त्य को ज्ञात करते हैं। तो हम पाते हैं कि सबसे छोटा समापवर्त्य 12 है, आप देख रहे हैं, और 12 ही सबसे छोटा समापवर्त्य होगा, क्योंकि यह सबसे पहला और सबसे छोटा समापवर्त्य शुरू में आता है, और इसके बाद जो भी समापवर्त्य होते हैं वो 12 से बड़े होते हैं और बड़े होंगे भी। और इस प्रकार हम सबसे छोटे समापवर्त्य को ज्ञात कर लेते हैं, 4 और 6 के सबसे छोटे समापवर्त्य को ज्ञात कर लेते हैं। इसी को हम 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लघुत्तम का अर्थ सबसे छोटा होता है, और समापवर्त्य हम लिख ही रहे हैं। तो इस प्रकार हम परिभाषा या शब्दार्थ पर आधारित विधि के द्वारा लासा 4 और 6 का लासा ज्ञात कर लेते हैं 12 के रूप में, और यही उत्तर हो जाता है। तो एक पहली विधि आपने लासा ज्ञात करने की जान ली। अब इसके पश्चात हम दूसरी विधि, जिसे हम भाग विधि कहते हैं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। लासा ज्ञात करने की भाग विधि, इससे आप पिछली कक्षाओं में परिचित हो चुके हैं। छोटी कक्षाओं में आपने लासा ज्ञात करने की जो विधि पढ़ी हो वह यही विधि है, और इसमें हम क्या करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसे हम कॉमा लगा करके, जैसे यहाँ पर 6, 8 और 18 का लासा हमें ज्ञात करना है, यही उदाहरण हमने लिया है। तो यहाँ पर 6, 8 और 18 को कॉमा लगा करके लिख लेते हैं, और इस प्रकार से रेखाएं खींच लेते हैं, और इसके पश्चात हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देखते हैं कि इन संख्याओं में से किसी संख्या में भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो हम पाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या
2 होती है। और यहाँ पर अगर यदि आप अभाज्य संख्या के बारे में भी समझना चाहते हैं तो यह समझ लें कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो जिसमें केवल 2 ही संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, और वे दोनों संख्याएं होती हैं वह संख्या स्वयं, और दूसरी संख्या होती है 1 जिसका भाग पूरा पूरा अभाज्य संख्या में चला जाता है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। अब 2 से हम देखते हैं कि यहाँ पर तीनों ही संख्याओं में भाग चला जाता है, और जब हम भाग करते हैं तो भागफल के रूप में हमें 2 तिहाई 6 अर्थात 3 प्राप्त होता है। फिर 2 चौको 8 4 प्राप्त होता है भागफल। फिर 2 9 18 9 भागफल प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम जब तक तीनों यहाँ पर दी गई 3 संख्याएं हैं तो तीनों संख्याओं में से कोई भी संख्या जब तक 2 से पूरी विभाजित हो जाती तब तक हम भाग करना जारी रखते हैं। वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए हम 3 को वैसे का वैसा ही उतार लेते हैं या लिख लेते हैं। उसके बाद 3 के नीचे 3 लिख लिया। 4 के नीचे 2 लिखते हैं क्योंकि 2 दूना 4 होता है, और 2 भागफल हमें प्राप्त होता है, उसे हमने 4 के नीचे 2 के रूप में लिख लिया है। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 9 के नीचे हम 9 ही लिख देते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि अभी 2 का भाग 2 में चला जाएगा, इसलिए हम 2 से पुनः भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे, 3 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए 3 के नीचे 3 आ जाएगा, और 2 के नीचे हम 1 लिखते हैं क्योंकि 2 1 2 अर्थात 1 भागफल हमें प्राप्त होता है, इसलिए हम 2 के नीचे 1 लिखेंगे। और 9 में हम भाग 2 का पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम 9 के नीचे 9 ही लिख देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है 3 1 9 में जिसमें कि 2 का पूरा भाग चला जाए, इसलिए हम अगली अभाज्य संख्या से प्रयास करते हैं कि इसमें किसी भी संख्या में भाग जाता है कि नहीं जाता है। हम पाते हैं कि 3 जो कि अभाज्य संख्या है उसका भाग पहली संख्या 3 और तीसरी संख्या 9 में पूरा चला जाता है, इसलिए हम 3 अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। तो हम पाते हैं कि 3 से 3 में जब भाग करते हैं तो 1 भागफल हमें प्राप्त होता है, 3 1 3, और 1 में भाग 3 का नहीं जाता है, इसलिए हम 1 के नीचे 1 ही लिख देते हैं। और इसके पश्चात 9 में हम भाग करने का प्रयास करते हैं 3 का। जब भाग करते हैं तो हम पाते हैं भागफल के रूप में 3 को, इसलिए 9 के नीचे हम 3 लिख लेते हैं। इसके पश्चात पुनः हम 3 से भाग करते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा गया है, और 1 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 1 के नीचे 1 लिखते हैं, और दूसरे वाले 1 के नीचे भी 1 ही लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा। तीसरी संख्या 3 में 3 का भाग एक बार जाता है, इसलिए 3 के नीचे 1 लिख लेते हैं। जब हमें सबसे नीचे 1 प्राप्त हो जाता है, प्रत्येक संख्या के नीचे दी हुई प्रत्येक संख्या के नीचे हमें 1 प्राप्त हो जाता है सबसे नीचे, तब हम इस भाग की क्रिया को समाप्त कर देते हैं। और इसके पश्चात बाईं ओर हमें जो भी संख्याएं प्राप्त होती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 3 बार आया है और 3 2 बार आया है, इन्हीं संख्याओं को हम गुणा के रूप में इनके बीच गुणा लिखते हुए हम अलग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 के रूप में लिखा गया है। प्रत्येक अभाज्य संख्या के बीच में जो कि गुणनखंड के रूप में यहाँ पर है उसके बीच गुणे का चिन्ह लगाया गया है। और इसके पश्चात हम इसे गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 बराबर 4, फिर 4 के बाद 2 से गुणा होती 4 दूनी 8, और फिर 8 त्रिक 24 और 24 तिहाई 72। तो इस प्रकार से हमें 72 प्राप्त होता है, जो कि 6 8 और 18 का अभीष्ट लासा होता है। यही भाग विधि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है और इससे आप पहले से परिचित होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर आपके इस विधि को लेकर के आपकी एक तरह से पुनरावृत्ति हो जाती है। अब जो तीसरी विधि है वो शायद आपने ना पढ़ी हो, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। इसमें हमने उदाहरण के रूप में उसी 6 8 और 18 को लिया है जिसका लासा हमने भाग विधि से अभी इससे पूर्व ज्ञात किया है। अब इस 6 8 और 18 का लासा हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात करके देखेंगे। इस विधि में हम क्या करते हैं, जितनी भी दी गई संख्याएं होती हैं
उनके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आपको आता होगा। तो जब अभाज्य गुणनखंड हम इस रूप में प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसको हम उन गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है। अब उसको जब घात के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 3 ही लिखेंगे। इससे छोटा रूप घात के रूप में और नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसे 2 गुणे 3 के रूप में ही लिखेंगे। 8 को हम 8 के जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 के रूप में उसे प्राप्त करते हैं, परंतु जब हम इसे घातांक के रूप में लिखते हैं तो 2 की घात 3 के रूप में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 3 बार आया है और उनके बीच गुणे का चिन्ह है, तो इसलिए हम 2 की घात 3 के रूप में इसको घातांक के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार 18 को हम 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं, और 3 यहाँ पर 2 बार गुणा के रूप में आया है, इसलिए हम इसे 3 की घात 2 लिख सकते हैं, और 2 को ऐसे ही लिखेंगे। तो 2 गुणे 3 की घात 2 के रूप में 18 को घातांक के रूप में लिखा जा सकता है। अब जब 6, 8 और 18 का हमें लासा ज्ञात करना हो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम करते क्या हैं कि दी हुई संख्याओं के में जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनमें से हम सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिखते हैं, परंतु यह ध्यान रखते हैं कि उन अभाज्य गुणनखंडों को उनकी सबसे बड़ी घात के साथ लिखते हैं। उनकी सबसे बड़ी घात का अर्थ यह है कि हम देखते हैं कि वह गुणनखंड सबसे अधिक घात के साथ किस संख्या के गुणनखंड के रूप में उपस्थित है, किस संख्या के गुणनखंड के रूप में उपस्थित है, यह हमें देखना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 6 का भी अभाज्य गुणनखंड है, 8 का भी है और 18 का भी है, लेकिन 6 और 18 में यह 2 की घात 1 के रूप में उपस्थित है और 8 में यह 2 की घात 3 के रूप में उपस्थित है। तो यहाँ पर 2 अभाज्य गुणनखंड की सबसे अधिक घात 3 है, जो कि 8 के अभाज्य गुणनखंड में है। इसलिए हम जब लासा ज्ञात करेंगे तो हम अभाज्य गुणनखंड को 2 की घात 3 के रूप में लिखेंगे, क्योंकि 2 की घात 3 ही अभाज्य गुणनखंड 2 की सबसे बड़ी घात है। तो इस प्रकार हम जब लासा ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने बराबर करके 2 की घात 3 लिखा हुआ है, और इसके बाद जो दूसरा अभाज्य गुणनखंड है वो 3 है, और 3 भी हम देख रहे हैं 6 में यह 3 की घात 1 के रूप में उपस्थित है अभाज्य गुणनखंड में, और 18 के अभाज्य गुणनखंड में अगर हम देखें तो 3 की घात 2 के रूप में उपस्थित है। और इस प्रकार हम देखते हैं जो 3 अभाज्य गुणनखंड है उसकी सबसे बड़ी घात 3 की घात 2 है, जो कि 18 के अभाज्य गुणनखंड में हमें दिखती है। तो इस प्रकार जब हम 3 अभाज्य गुणनखंड को लासा ज्ञात करते समय लिखेंगे तो 3 की घात 2 के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यही 3 की सबसे बड़ी घात है, अर्थात 3 को हम 3 की घात 2 के रूप में लासा ज्ञात करते समय लिखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पर इसीलिए गुणा के साथ 3 की घात 2 के रूप में लिखा गया है। इस प्रकार जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन्हें हम गुणे के रूप में लिखते हैं, साथ ही साथ उन्हें उनकी सबसे बड़ी घात के रूप में लिखते हैं, जिसमें कि वे अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी भी दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें मिलते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि और इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लासा को लिख लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि वे अभाज्य गुणनखंड अपनी सबसे अधिक घात के रूप में लिखे हुए हों। तो हमने यहाँ पर देखा कि 2 की घात 3 हमें प्राप्त हुआ सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड, और फिर दूसरा अभाज्य गुणनखंड जो कि 3 की घात 2 के रूप में यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। इन दोनों को हम गुणे के रूप में लिख लेते हैं, और जब हम 2 की घात 3 को सरल करते हैं तो हम पाते हैं कि वह 8 के बराबर होता है, और 3 की घात 2 9 के बराबर होता है। इस प्रकार 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 को हम 8 गुणे 9 के रूप में लिख सकते हैं, और फिर 8 और 9 की जब हम गुणा करते हैं तो 8 9 72 होता है, आप जानते हैं, और इस प्रकार हमें 72 लासा प्राप्त हो जाता है। आपने देखा था भाग विधि से भी हमें 72 ही लासा प्राप्त हुआ था, और यहाँ पर भी हमें 72 ही प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार प्रत्येक विधि से
हम जब भी किसी भी विधि से हम जब भी संख्याओं का लासा प्राप्त करते हैं तो हमें एक ही लासा प्राप्त होता है। इसको लेकर के हमें भ्रमित नहीं होना है कि अलग अलग विधियों से हमें अलग अलग लासा प्राप्त होंगे। इसके पश्चात हम एक संबंध जानना चाहेंगे जो कि आपकी कक्षा 10 के कोर्स में है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए a और b का जो HCF होता है और a और b का जो LCM होता है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह सदैव उन दोनों संख्याओं के गुणनफल अर्थात a और b के गुणनफल के बराबर होता है। ये संबंध हमें ज्ञात रखना है। और जो भी प्रश्न इस संबंध पर आधारित होते हैं उसमें यह होता है कि 3 राशियों का मान हमें दिया रहता है। यहाँ पर देख रहे होंगे, एक तो HCF AB का और एक LCM AB का और एक A राशि स्वयं और B राशि भी इसी प्रकार स्वयं। कुल मिलाकर के 4 राशियां हैं यहाँ पर। इन 4 राशियों में से कोई भी 3 राशियां दी रहेंगी और चौथी राशि हमको ज्ञात करनी रहती है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, इस संबंध के आधार पर चौथी राशि को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसे समझने के लिए एक उदाहरण के रूप में हमने एक संबंध लिया है, उसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर HCF, अगर हम 6 और 4 के HCF की बात करें तो वह 2 के बराबर होता है। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको HCF ज्ञात करने की विधि भी बताई है, आप उसे देखकर HCF ज्ञात करना सीख सकते हैं। और LCM ज्ञात करना 6 और 4 का हमने अभी सीखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 ज्ञात किया गया है, 4 और 6 का लासा। तो यहाँ पर LCM 6 और 4 का बराबर 12 लिखा गया है। तो यदि ऐसी स्थिति में हम 6 और 4 के HCF और LCM को गुणा करें तो हम पाते हैं 2 गुणे 12 होगा, क्योंकि HCF 4 और 6 का 2 है और LCM 4 और 6 का या 6 और 4 का LCM 12 है। और उस स्थिति में 2 और 12 का गुणनफल 24 होगा। और इसके साथ ही यदि हम इन दोनों संख्याओं अर्थात जिनका हम लासा और मासा ज्ञात कर रहे थे, यहाँ पर LCM या HCF ज्ञात कर रहे थे, उन दोनों संख्याओं को यदि गुणा करें तो हम पाते हैं उनका गुणनफल भी 24 ही आता है। और यही संबंध हमने पढ़ा था कि कोई भी दो संख्याएं धनात्मक पूर्णांक के रूप में हमें दो संख्याएं पता हो तो उस स्थिति में उन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणनफल ज्ञात करते हैं तो जो हमें गुणनफल ज्ञात प्राप्त होता है वही गुणनफल हमें उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM का जब हम गुणनफल ज्ञात करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के ही बराबर होता है। और इस प्रकार आप लासा ज्ञात करने की विधियों से परिचित हो गए होंगे और इसके बारे में अच्छी तरह से जान लिया होगा आपने। फिर भी यदि कहीं कोई परेशानी या कठिनाई आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।